हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण जीएस एकेडमी। मैं ध्रुव और आज हम डिस्कस करेंगे जीआई टैग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो जीआई टैग तो बहुत सारे हैं, लगभग 400 या 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग देखेंगे। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैं वेरियस टाइप के जीआई टैग दिख रहे हैं, जैसे कि ये कड़कनाथ मुर्गा है, ये कॉफ़ी है, ये रसगुल्ले हैं, ये आम है, और ये काला चावल है, सैफरून है, ये केसर है। तो वेरियस टाइप के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो अपन आज चर्चा किन किन मुद्दों पे करेंगे। तो अपन देखेंगे आज कि जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जीआई टैग हासिल करने से फ़ायदा क्या होता है, और इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे वर्क करता है। और अपन इंपॉर्टेंट जीआई टैग देखेंगे किसके, 2018 और 19 के। 2020 के भी जीआई टैग इसमें शामिल कर देने से वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए यदि आप लोग कमेंट करके हमें बताएं तो हम एक सेपरेट वीडियो 2020 के जीआई टैग के लिए बना देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि एक ये जीआई टैग का सर्टिफिकेट है। जब किसी भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे दिया जाता है तो इस तरह का सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाता है। तो किसी भी, पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग दिया जाता है तो उसको सिर्फ 10 वर्ष के लिए मान्यता होती है। 10 वर्ष के बाद उसको फिर से जाना होता है जीआई टैग रजिस्ट्री के पास और फिर से उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो ये देखिए, उड़ीसा के रसगुल्लों को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका एक सर्टिफिकेट है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये अल्फांसो आम है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है, तो इसका भी एक सर्टिफिकेट है। फिर देखिए, आप ये देख रहे हैं ये एक लोगो है जीआई टैग का। तो और जीआई टैग की ये टैग लाइन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो ये टैग लाइन है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि पेपर में ये लाइन पूछी जाती है कि ये जो टैग लाइन है किससे संबंधित है, जीआई टैग से संबंधित है या वगैरह वगैरह, 4 ऑप्शन रख देता है। और ये जीआई टैग का लोगो है। तो इसको कब बनाया गया था, तो 2018 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्रदान की गई कि हमारा एक जीआई टैग का लोगो होना चाहिए, तभी इसको बनाया गया है। फिर अपन देखते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को बताता है। यदि अपन देखें तो जीआई टैग का हिंदी में मीन्स होता है भौगोलिक संकेतक। तो उस प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी आती है, जो गुणवत्ता आती है, वो उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के कारण आती है। इसीलिए हम करते हैं भौगोलिक संकेतक। तो जो भौगोलिक संकेत हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया के कारण उस पर दिखाई देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक। तो भौगोलिक संकेतक का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका इस्तेमाल ऐसे प्रोडक्ट्स में किया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है तथा उस क्षेत्र में उसकी विशिष्ट उत्पादकता होती है तथा अपनी वह विशिष्ट गुणवत्ता के कारण ही उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेरियस टाइप के प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया गया है, तो अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे बनारस की साड़ी है, चंदेरी की साड़ी है, महेश्वर की साड़ी है, तो सिमिलर प्रोडक्ट्स में भी जीआई टैग दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कभी अभी आज 2-4 महीनों से या कि 1-2 वर्षों से फेमस नहीं है। इनको फेमस होने में कई शताब्दियों का या कि कई दशकों का समय लगा है। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो 500, 600 या 1000 वर्षों से फेमस है, ऐसे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि बनारस की साड़ी है, तो ये आज से फेमस नहीं है, ये मुगलों के ज़माने से फेमस है और आज भी ये फेमस है। फिर आप चंदेरी की साड़ियों के बारे में सुने होंगे, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि चंदेरी कहाँ स्थित है, किस ज़िले में आता है, और आप हमें यह भी बताइए कि महेश्वर किस ज़िले में आता है, क्योंकि हमें आशा है कि आपसे ये आता होगा। इसी तरह आप जानते हैं, सिमिलरली यदि आप देखें तो जैसे फ्रांस की वाइन हो गई या कि फ्रांस के परफ्यूम हो गए, ये इंटरनेशनल मार्केट पर जो है अपने ब्रांड वैल्यू पर बेचे जाते हैं। और तो जीआई टैग आया क्यों, तो अपन ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि सपोज दैट जैसे कि फ्रांस की वाइन है या कि फ्रांस के परफ्यूम है, ये इंटरनेशनल लेवल पर अपने ब्रांड वैल्यू पर बेचे ही जाते हैं। सपोज दैट कोई साउथ कोरिया की एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि फ्रांस के वाइन की तरह ही सिमिलर वाइन बनाती है और फ्रांस के परफ्यूम की तरह ही सिमिलर परफ्यूम बनाती है और लो क्वालिटी के बनाती है, और इंटरनेशनल मार्केट पर यह कह के बेच देती है कि फ्रांस की वाइन है, कि फ्रांस के परफ्यूम है। तो ये क्या होगा, फ्रांस के साथ एक मतलब विश्वासघात टाइप का होगा या कि उसके साथ अनफेयरनेस होगी। तो इस अनफेयरनेस को रोकने के लिए, इस अनफेयरनेस से बचने के लिए ही जीआई टैग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में जीआई टैग का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है और इसको कब लाया गया था। तो इंडिया में 2003 से जीआई टैग का मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले जीआई टैग होना चाहिए भारत में भी, इसका कॉन्सेप्ट कब आया? तो 1999 में 1999 में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम लाया गया था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में लाया गया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले कोई अधिनियम आता है, जब वो पास हो जाता है तो फिर एक्ट बन जाता है। तो 1995 में क्या लाया गया था? एक अधिनियम लाया गया था। और वो कब पास हो गया था? तो 2003 में वो पास हो गया था और तभी से भारत में जीआई टैग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जीआई टैग है उसको जीआई टैग मतलब किसी भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग की मान्यता कौन देता है? तो इस अधिनियम को पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का जो नियंत्रक जनरल होता है वो मान्यता देता है किसी भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग के, है ना। और ये जो पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क एक अपन कहें तो एक मैकेनिज्म इंडिया में वर्क करता है इसका। उसी के तहत जो इसका रजिस्ट्रार होता है वो किसी भी प्रोडक्ट्स को क्या करता है? रजिस्टर करता है और फिर उसको जीआई टैग दे देता है। तो हम जीआई टैग की प्रॉपर डिफिनीशन देख लेते हैं। तो जीआई टैग एग्जिस्ट करता है किसी रीजन की स्पेशलिटी को आइडेंटिफाई कर उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, है ना। जैसा कि अपन अभी देख चुके हैं कि जीआई टैग क्या करता है? एग्जिस्ट करता है उस रीजन की, उस भौगोलिक क्षेत्र की स्पेशलिटी को आइडेंटिफाई कर उसको रिकॉग्नाइज या मान्यता प्रदान करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है ना। तो आप पेपर में रिटर्न पेपर जब होते हैं एमपीपीएससी के, तो उसमें अपन ये डिफिनीशन लिख सकते हैं जीआई टैग की, है ना। तो किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है? तो अपन देखते हैं किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को दिया जा सकता है और एग्रीकल्चरल गुड्स को दिया जा सकता है। तो नेचुरल गुड्स क्या हो गए? जैसे कि कोई एक किसी पर्टिकुलर रीजन में एक विशेष प्रकार की लकड़ी पाई जाती है, विशेष प्रकार के पान पाए जाते हैं, या कि विशेष प्रकार के जैसे तेंदू पत्ता होता है, तो उसको तो जीआई टैग नहीं दिया गया है, पर है तो वो एक नेचुरल गुड्स ही ना। तो ऐसे होते हैं नेचुरल गुड्स, तो नेचुरल गुड्स को भी जीआई टैग दिया जाता है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्या होते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वो होते हैं जिनको अपन किसी भी एमएसएमई के थ्रू या कि किसी छोटी कंपनी में अपन उसको मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं। जैसे कि कोई हैंडी क्राफ्ट हो गए, जैसे कि खिलौने हो गए, या कि चाकू हो गए, या कि बर्तन हो गए, या कि कुछ भी हो गए, वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंतर्गत आते हैं। फिर अपन देखते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स। तो एग्रीकल्चरल गुड्स के अंतर्गत क्या होते हैं? जो हमारे फार्मर होते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं, उनको अपन एग्रीकल्चरल गुड्स बोलते हैं। तो वो कौन होते हैं? जैसे कि अपन राइस देखते हैं, आम देखते हैं, और वेरियस टाइप के राइस भी होते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो जीआई टैग जिन्हें दिया जाता है। कौन कौन से? नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और एग्रीकल्चरल गुड्स, इनको जीआई टैग दिया जाता है। फिर जीआई टैग की अपन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो जीआई टैग की इंपॉर्टेंस अपन देखते हैं। तो जीआई टैग किसी प्रोडक्ट्स को मिल जाने से क्या होता है? निर्यात बढ़ जाता है। ठीक है, अपन जान गए कि अपन इसको जीआई टैग मिल गया है, यानी कि ये कैसा है, अपन इस पे भरोसा कर सकते हैं इस प्रोडक्ट्स पे, इसलिए लोग बाग उसकी मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग बाग उसको खरीदना पसंद करते हैं। तो मार्केट में उसका निर्यात बढ़ जाता है, यानी एक्सपोर्ट उसका बढ़ जाता है। फिर पर्यटन बूस्ट हो जाता है। सपोज दैट अपन जाते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी के नज़दीक अपन किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, अपन उधर घूम रहे होते हैं और अपन को पता चलता है कि भाई यहाँ ही नज़दीक में है रत्नागिरी, जहाँ के आम फेमस है। तो अपन भी क्या कोशिश करेंगे कि भाई इसको जीआई टैग मिला है तो चलते हैं, अपन ट्राई करते हैं, कुछ 1-2-4 किलो अपन भी ले लेते हैं। तो इस तरह पर्यटन बूस्ट होता है जब किसी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे दिया जाता है। इससे क्या होता है? किसानों को लाभ होता है। अब सपोज दैट जैसे अपने यहाँ गेहूं की खेती की जाती है, चावल की खेती, धान की खेती की जाती है, इसी तरह आम की भी खेती की जाती है और वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स की भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी खेती की जाती है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट किसानों को की आमदनी जो होती है जिस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्या होती है? डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसका खपत ज़्यादा होने लगता है और उसको प्रोड्यूस उत्पादित करने वाला कौन है? किसान। तो जब किसान किसी चीज़ को उत्पादित कर रहा है तो उसकी आमदनी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। फिर अपन देखते हैं कि फेक प्रोडक्ट्स को रोका जा सकता है। जिस तरह आप देखते हैं कि ISI का कॉन्सेप्ट कार्य करता है, उसी तरह जीआई टैग का भी कॉन्सेप्ट कार्य करता है। अपन देखेंगे वो लोगो जो अपन ने पहले देखा था, वो लोगो लगा होता है जिस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे दिया जाता है। तो अपन उस लोगो को देख के ये जान लेते हैं कि ये फेक प्रोडक्ट नहीं है, ये जीआई टैग प्राप्त ही प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया। तो फेक को रोका जा सकता है। MSME सेक्टर हमारा जो है वो बूस्ट करता है, माइक्रो स्मॉल एंड
MSME, माइक्रो स्मॉल एंड, इसका फुल फॉर्म आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ फिलहाल। तो MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, फिर किसी भी प्रोडक्ट्स को लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। हाँ, तो ये हो गए जीआई टैग की इंपॉर्टेंस। इन चीज़ों में जीआई टैग की इंपॉर्टेंस हमारे सामने आती है। फिर अपन देखते हैं कि यदि कोई वायलेशन करता है किसी भी जो जीआई टैग के जो रूल है, रेगुलेशन है, तो क्या उसके लिए रूल रेगुलेशन बना के रखे गए, उसके लिए पनिशमेंट क्या बना के रखी गई है। तो मिनिममली क्या है, मिनिममली 6 माह की उसको जेल की सज़ा रखी गई है और मैक्सिमम 3 वर्ष की जेल की सज़ा रखी गई है। यदि कोई जीआई टैग का जो रूल रेगुलेशन है उसको वायलेट करता है तो उसके लिए, और कम से कम 50,000 रुपये उसको जुर्माना लग सकता है कम से कम, और अधिकतम 2 लाख रुपए उसको जुर्माना हो सकता है। तो अब वायलेशन कैसे करता है, सपोज दैट वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले हो गए। अब कोई वेस्ट बंगाल के जैसे रसगुल्लों को अभी जीआई टैग दिया गया, उड़ीसा के रसगुल्लों को जीआई टैग दिया गया, तो सपोज दैट दिल्ली का कोई मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे ऐसे ही लो क्वालिटी के रसगुल्ले बनाता है और उसको वेरियस जो उसके नियरेस्ट स्टेट हैं उस पर बेच देता है, बोलता है ये वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले हैं, तो अपन उस मैन्युफैक्चरर को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये उस प्रोडक्ट्स का अनफेयरनेस हो रही है, और उसके साथ ये जो पनिशमेंट के रूल हैं इनको अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर अपन देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो जीआई टैग का मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। तो WTO के अंडर एक एग्रीमेंट चलता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, जिसके तहत इसमें WTO में जितने भी मेंबर हैं जिनने ट्रिप्स एग्रीमेंट को साइन करके रखा है वो यह बात कहते हैं कि जो हमारे देश में जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे दिया जा चुका है अपन उस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग नहीं देंगे, तथा जीआई टैग के जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको अपन क्या नहीं करेंगे, उनको अपन उल्लंघन नहीं करेंगे तथा यथाउचित तरीके से उनका पालन करेंगे। तथा हर देश अपने यहाँ पे जीआई टैग, जैसे मैं बताया था कंट्रोल जनरल होता है इंडिया में, जिस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देना होता है वही मान्यता प्रदान करता है। इसी तरह हर एक देश अपने यहाँ पे एक कंट्रोलर जनरल या कि कस्टम अधिकारी नियुक्त करता है जो जीआई टैग से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट निकलते हैं उनको वो क्या करता है, मतलब उसको खुद मतलब इम्प्लीमेंट कर देता है उन चीज़ों को जो भी डिफ़िकल्ट्स आते हैं। तो इस तरह एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। फिर क्या होता है, यदि कोई एक सदस्य किसी देश के एक प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे देता है तो वो जो मेंबर कंट्री हैं वो बोलते हैं कि अपन सिमिलर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग नहीं देंगे। ये तो अपन देख ही चुके हैं। फिर अपन देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं जीआई टैग के। तो भारत का पहला जो जीआई टैग अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में जो जीआई टैग पहला दिया गया था वो किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दी गई थी। अब दार्जिलिंग की अभी भी 2 वेरियस टाइप की और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे दिया गया है, मतलब 2 और चाय को दे दिया गया है। तो वो 2020 में दिया गया है, इसलिए अपन जब 2020 या कि 2020 का सेपरेट जीआई टैग का एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला प्रोडक्ट कौन सा था, तो दार्जिलिंग की चाय थी जिसको जीआई टैग दिया गया था। और कब दिया गया था, 2004 और 2005 में। आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि ये दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, चलिए फटाक से बताइए आप। फिर चैलेंजेस अपन देख लेते हैं। तो इंडिया क्या है, एक वास्ट एंड वाइब्रेंट नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरर्स क्या है, कंट्री है। यहाँ पे वेरियस टाइप के लोग रहते हैं और ये एक वाइब्रेंट एंड डाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है। तो क्या है कि लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, डिस्प्यूट करना शुरू कर देते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि रसगुल्ले ले ले, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों ने डिस्प्यूट शुरू कर दिया कि नहीं, जो ओरिजिन है रसगुल्लों का वो कहाँ है, हमारे यहाँ है, तो पहले जीआई टैग हमें मिलना चाहिए ताकि उसको सेलिंग करने से जो भी राजस्व आए वो कहाँ के लोगों के ऊपर खर्च किया जा सके, उड़ीसा के या कि फिर पश्चिम बंगाल के। तो दोनों राज्यों ने डिस्प्यूट शुरू कर दिया। तो ये हमारे सामने क्या, एक चैलेंज के रूप चैलेंज उभर के हमारे सामने आता है। तो इस चैलेंजेस को डील करने के लिए ही जियोग्राफिकल रजिस्ट्री बनाई गई है ताकि वो इस तरह के जो भी डिस्प्यूट सामने आते हैं उनको क्या करता रहे, डील करता रहे। फिर अपन देख लेते हैं, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट जीआई टैग 2018 के। तो जैसे अल्फांसो आम है, इसको हाफूस आम के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये अल्फांसो आम को हाफूस नाम से जाना जाता है। ये आम की एक विशेष किस्म है जिसमें मिठास, सुगंध और अपने स्वाद के कारण जाना जाता है। यह आम की सबसे अच्छी किस्म होती है और इसको किंग ऑफ मैंगो भी कहा जाता है, यानी आमों का राजा कहा जाता है। यार ये उत्पादित कहाँ कहाँ किया जाता है, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तहसील की देवगढ़ में उगाया जाता है और रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है, ठीक है।
फिर अपन देख लेते हैं बोकासोल राइस। तो बोकासोल चावल जो है ये खास प्रकार का चावल है जो कहाँ पे उगाया जाता है, असम पे उगाया जाता है, और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको बस आप पानी में भिगोएं और ऐसे खा सकते हैं। तो इसका यूज़ अपन कहाँ कर सकते हैं, तो इसका यूज़ हमारी आर्मी कर सकती है। कहाँ पे, ग्लेशियर एरिया में, जैसे लद्दाख हो गया और ऐसे एरियो में इसका यूज़ किया जा सकता है कि अपन इसको भिगोए और डायरेक्ट खा सकते हैं। फिर आदिलाबाद डोकरा आप देख सकते हैं। तेलंगाना में इस तरह के जो धातु के क्राफ्ट बनाए जाते हैं इनको डोकरा बोलते हैं। तो तेलंगाना के इन डोकरों को ही क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो वहाँ के रीजन के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो इसको अपन प्रोनाउंसिएट जब करते हैं तो बोलते हैं आदिलाबाद डोकरा। ये देखिए आप वेरियस टाइप के धातु के क्या बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। फिर वारंगल की चटाई, तेलंगाना का एक ज़िला है वारंगल, वहाँ पे इस तरह की चटाइयाँ बनाई जाती हैं जो कि बहुत फेमस है। वहाँ विवाह में या कि पूजा में या कि मंदिरों में इस तरह की चटाइयों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप, ये अपनी कढ़ाई और बुनाई के कारण फेमस है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर ये जो जीआई टैग है ये कहाँ के हैं, तो ये बिहार के, ठीक है। तो बिहार में ये मगही पान है। तो मगही पान अपन इसको क्यों बोलते हैं, तो बिहार में मगध वाला जो एरिया है वहाँ पे ये पान उगाए जाते हैं, इसलिए उस एरिया के नाम के कारण इसको बोलते हैं मगही पान। यह भी अपने विशेष औषधि गुण तथा इसमें थोड़ा सा जो तीखापन होता है वो इसकी एक विशेष गुण है जिसके कारण ये फेमस है। फिर ये जर्दालू आम है, ये दूसरा आम है जिसको जीआई टैग दिया गया है। यह भी अपनी मिठास के कारण पूरे बिहार में फेमस है और बहुत वर्षों से उगाया जा रहा है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया। ये कतरनी चावल है जो अपने विशेष सुगंध के कारण फेमस है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो बिहार में भी वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। अपन सिर्फ इम्पोर्टेंट जीआई टैग ही देख लेते हैं। फिर अपन 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग देख लेते हैं। तो जैसे मारायूर जैगरी हो गई, मारायूर गुड़ हो गया। तो ये केरल के कहाँ उगाया जाता है, उगाया नहीं, ये बनाया जाएगा, है ना। तो कहाँ बनाया जाता है, तो केरल के इडुक्की जिले में बनाया जाता है और इसको बनाने में रसायन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है और मशीन का भी उपयोग नहीं किया जाता है। ये एकदम हाथ से बनाया जाता है गुड़, हाँ। इसीलिए इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता है और मानव शरीर के लिए इसमें से कोई मतलब नुकसान भी नहीं होता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर अपन देख लेते हैं सिरसी एरका नट। सुपारी को अपन बोलते हैं एरका नट। तो यह कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में उगाई जाती है। यह गोल सिक्के के समान चपटी होती है तथा इसमें विशेष औषधि गुण होते हैं। आपने ऐसे सुपारी देखी होगी घरों में, बब्बा लोगों के पास ये चपटी टाइप की एक सुपारी होती है। यह अपने विशेष औषधि गुण के कारण उस पूरे रीजन में फेमस है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर इरोड टर्मेरिक, टर्मेरिक बोलते हैं हल्दी को। तो इरोड टर्मेरिक तमिलनाडु का एक और ये प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो तमिलनाडु के इरोड जिले में उगाई जाती है, इसलिए इसका नाम अपन इरोड टर्मेरिक ही रख दिए हैं। तो यह अपने विशेष टेस्ट के औषधि गुणों के कारण प्रसिद्ध है और इसे उत्पादित करने के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि हमारा जो दक्षिण वाला एरिया है या कि दक्कन प्लेट्यू है पूरा गर्म और नम जलवायु वाला ही है, इसलिए इस तरह के जो गर्म और नम जलवायु में प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं उनको उगाने में कोई दिक्कत वहाँ नहीं होती। और ये और क्यों फेमस है, तो हल्दी में एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं कुरकुम। कुरकुम नामक इसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है, इसीलिए फेमस है और इसीलिए इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ओके, फिर अपन देख लेते हैं जीरा फूल राइस यानी जीरा फूल चावल। यह छत्तीसगढ़ का एक राइस है जो अपने विशेष सुगंध के कारण फेमस है और इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं भारत में काफ़ी की 5 किस्में हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो अपन आइए देखते हैं क्रम से। पहला कौन सा है, तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो वायनाड जिले में, केरल के वायनाड जिले में उगाई जाती है। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं राहुल गांधी हमेशा यहीं से इस बार चुनाव लड़े थे। इस बार 2019 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा, तो राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़े थे। कहाँ से, वायनाड से लड़े थे। तो एक ये हो गई वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। दूसरी है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, यह मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागू जिले में उगाई जाती है। तीसरा प्रोडक्ट है इसका ही कॉफ़ी का चिकमगलुरु अरेबिका के नाम से इसको जाना जाता है। यह कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में उगाई जाती है। दक्कन के दक्कन के जो पठारी क्षेत्र है उसी में इसको उगाया जाता है। यह अपने विशेष स्वाद और सुगंध के कारण जानी जाती है। फिर चौथा प्रोडक्ट्स है बाबा बूदन गिरिराज अरेबिका कॉफ़ी। तो यह कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में उगाई जाती है और यह सुहावने मौसम में उगाई जाती है। ठीक है ना,
इसी कारण इसमें विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है तथा अपने विशेष चॉकलेटी फ्लेवर और विशेष स्वाद के कारण जानी जाती है। ठीक है, और इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया। फिर जीआई टैग प्राप्त 5वीं कॉफ़ी कौन सी है? तो अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले व उड़ीसा से सटे हुए थोड़े से कुछ इलाकों में ये उगाई जाती है तथा यह पहाड़ी क्षेत्रों में प्रसिद्ध रूप से उगाई जाती है और यह मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा उगाई जाती है तथा इसको उगाने में किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है, जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, मैं बता चुका कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, जैविक तरीके से उगाया जाता है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो अपन वेरियस टाइप के जीआई ये देखें कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स, तो अपन को ये समझ में आ गया कि भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ियाँ पाई जाती हैं। एक होती है रोबस्टा और दूसरी है अराबिका। आप ये याद रखेंगे कि भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी पाई जाती है, पहली है रोबस्टा और दूसरी है अरेबिका। जब भी आप पढ़ेंगे तो कॉफ़ी के नाम के आगे आपको ये 2 ही मिलेंगे, एक मिलेगा रोबस्टा और दूसरी मिलेगी अरेबिका। तो चलिए आप बताइए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए फटाक से आप कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है केरल। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तो ये अपन ने देख लिया कॉफ़ी के बारे में। फिर अपन देख लेते हैं टर्मेरिक। दूसरी ये हल्दी है कंधमाल हल्दी, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ उगाई जाती है? उड़ीसा में उगाई जाती है। कंधमाल हल्दी अपने सुनहरे रंग के कारण फेमस है। यह हल्दी अन्य किस्मों से भिन्न है, इसमें विशेष औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह भिन्न है। इस हल्दी की खास बात यह है कि इसके उत्पादन में किसानों द्वारा किसी तरह के कीटनाशक का उपयोग नहीं दिया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं को जीआई टैग दिया जाता है। तो यह हल्दी भी अपने विशेष औषधीय गुणों के कारण फेमस है और कंधमाल हल्दी भी आदिवासियों द्वारा ही उगाई जाती है। फिर कोडाईकनाल लहसुन, इंग्लिश में अपन लहसुन को गार्लिक बोलते हैं, यह एक प्रसिद्ध पहाड़ी लहसुन है। आपने लहसुन देखा होगा मार्केट में जो आती है वो बड़ी बड़ी होती है, परंतु जो पहाड़ी लहसुन होती है वो थोड़ा सा छोटे साइज़ की होती है। और ये कहाँ पे कोडाईकनाल लहसुन कहाँ पे उगाई जाती है? तो तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। और लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलाइवम सटाइवम होता है। अपन मिसलेनियस में डिस्कस कर रहे हैं तो अपन ये सब चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं कि वैज्ञानिक नाम क्या है लहसुन का, तो एलाइवम सटाइवम है। और जितने भी ये एग्रीकल्चरल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं ये अपने विशेष औषधीय गुणों के कारण ही फेमस हैं और इसीलिए इनको संरक्षक दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कोडाईकनाल लहसुन। फिर तीसरा क्या है? ये मैन्युफैक्चरर गुड्स है, कोल्हापुरी चप्पल। यह चप्पल कहाँ बनाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, कुछ जिलों में बनाए जाते हैं। तो कहाँ? कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुल मिला के 8 जिलों में ये कोल्हापुरी चप्पल बनाए जाते हैं। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के 8 जिलों में ये कोल्हापुरी चप्पल बनाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को कोल्हापुरी चप्पल अपन बोलते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के और भी जो जिले हैं वहाँ पर भी हो सकता है कि जीआई टैग वहाँ पर भी हो सकता है कोल्हापुरी चप्पल ही बनाए जाते हों, पर उनको अपन कोल्हापुरी चप्पल नहीं बोलेंगे। तो वो 8 जिले कौन से हैं? तो अपन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के है कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा। और कर्नाटक के कौन कौन से हैं? तो धारवाड़ है, बागलकोट है, बीजापुर है और बेलगांव है। तो इन 8 जिलों में कोल्हापुरी चप्पल बनाए जाते हैं और अपने देश में तो है ही, विदेशों में भी कोल्हापुरी चप्पल बेचे जाते हैं। तो इन चप्पलों को जीआई टैग जब से मिल गया है तो इनको बेचे जाने में क्या हो गई है? आसानी हो गई है। पर अपन इसका इतिहास देख लेते हैं तो 20वीं सदी में कोल्हापुरी जो चप्पल है इनको बनाना, मतलब ये एक ब्रांड के रूप में 20वीं सदी में स्थापित हो गया था, परंतु इसको बनाना कब से शुरू कर दिया गया था? तो 1874 से 1922 के बीच में ही इसको बनाना शुरू किया गया था और ये तब से अब तक बनाई जा रही है। फिर अपन देख लेते हैं पलानी पंचमृतम प्रसाद, इसको जीआई टैग दिया गया था। तो पलानी पंचमृतम पलानी हिल्स पर स्थित अरुलमिगु दंडायुत्पन्न स्वामी का एक मंदिर है। तो दंडायुत्पन्न स्वामी भगवान को समर्पित यह प्रसाद उनके अभिषेक में विशेषकर प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किस किस चीज़ से बनाया जाता है? तो केला से, गुड़ से, गाय के घी से, शहद से मिला के बनाया जाता है और ये इलायची भी डाला जाता है। इस तरह इसमें 5 प्रोडक्ट हो जाते हैं। यदि इसमें किसी भी कीट संरक्षक रसायन या कृत्रिम अवयवों का उपयोग नहीं किया जाता, यानी इसके भी जो इन 5 प्रोडक्ट्स के नाम मैं बता रहा हूँ, इनको जब उगाया जाता है तो किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है।
फिर अपन देख ही चुके हैं कि उड़ीसा के रसगुल्लों को लेकर बहुत डिस्प्यूट था और अंततः उड़ीसा के रसगुल्लों को जीआई टैग दिया गया और इसके बाद पश्चिम बंगाल के रसगुल्लों को भी जीआई टैग दिया गया था। तो जो जीआई टैग का दावा कर रहा था उड़ीसा, वो कब से कर रहा था? तो 2015 से कर रहा है कि हमारे यहाँ के इस रसगुल्ले को जीआई टैग दिया जाए, पर उड़ीसा के हस्तक्षेप के कारण इसको जीआई टैग नहीं मिल पा रहा था। परंतु 2018 में, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, तो 2018 में इसको जीआई टैग दे ही दिया गया था और उसके बाद पश्चिम बंगाल को कब दिया गया? तो 2020 में जीआई टैग दे दिया गया था। तो अब देखिए दावा किस हिसाब से पश्चिम बंगाल कर रहा था, तो बोल रहा था कि हमारे यहाँ के जो नवीन चंद्र दास जी हैं, इन्होंने ये हमारे यहाँ रसगुल्ला सबसे पहले बनाया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ के रसगुल्लों को जीआई टैग मिलना चाहिए। ठीक है। और उड़ीसा क्या बोल रहा था? उड़ीसा बोल रहा था कि भगवान जगन्नाथ के लिए निभाई जाने वाली जो राज्य की सदियों पुरानी परंपरा है, उसका यह रसगुल्ला एक हिस्सा है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद में इन रसगुल्लों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए उड़ीसा यह दावा कर रहा था और उसको 2018 में मिल ही गया फिर जीआई टैग का साइन। तो इस तरह अपन ने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट जीआई टैग 2018 और 19 के। आप हमें बताएंगे यदि 2020 के भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग के बारे में डिस्कस करूं तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपन एक नेक्स्ट टॉपिक, या कि आप कहेंगे तो मैं 2020 के जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग है उसी का एक वीडियो लेके फिर आपसे मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।